गाइस, इंडिया इंडिया अब एक फ्री कंट्री नहीं रहा, क्योंकि इंडिया एक पार्शियली फ्री कंट्री बन गया है। फ्रीडम हाउस के अकॉर्डिंग, फ्रीडम हाउस एक एनजीओ है जो हर साल एक रैंकिंग लिस्ट निकालता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के थ्रू, और एक कॉमन स्कोर कार्ड निकालता है सारे ही देशों का, जिस स्कोर कार्ड से ये डिसाइड किया जाता है कि उसकी कैटेगरी क्या है। इंडिया इस वक्त पार्शियली फ्री कैटेगरी में आ चुका है। पिछले साल इंडिया एक फ्री कंट्री था विद अ स्कोर कार्ड ऑफ 71, और इस साल जो है 67 स्कोर कार्ड के साथ पार्शियली फ्री कंट्री में आ चुका है। अब चाहे भली फ्रीडम हाउस को बहुत से लोग एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे, गोदी मीडिया की, हाँ भाई ये इंटरनेशनल साजिश है इंडिया को डिफेम करने की, या फिर अमेरिका कर रहा है, तो फिर मैं आपको ये बता दूं, फ्रीडम हाउस कोई गवर्नमेंट बॉडी नहीं है। फ्रीडम हाउस ने जो कई सारी डाटा, कई सारे इंसिडेंट्स को प्रेजेंट किया, और ये जो ब्रीफ है वो पूरे 2020 का ब्रीफ है, इंडिया में 2020 के अंदर क्या क्या हुआ था। और उन्होंने कई सारी कैटेगरीज, जो हम दो कैटेगरीज, जो मेजर दो कैटेगरीज थी वो थी पॉलिटिकल राइट्स, जिसमें 34 मिले 40 में से, और सिविल लिबर्टीज 33 मिले 60 में से, और टोटल स्कोर जो है वो 67। और इन दो मेजर कैटेगरीज के अंदर कई सब कैटेगरीज है, और उन सब कैटेगरीज के अंदर भी कई कैटेगरीज है। स्टेटस चेंज के बारे में जो फ्रीडम हाउस ने ये कहा कि जो स्टेटस है वो फ्री टू पार्शियली फ्री इसलिए हुआ है कि जो हिंदू नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है और उसके जितने भी अलाइज है, उसके टेन्योर में ये देखा गया कि जो वायलेंस है, वायलेंस रिलेटेड टू डिफरेंट माइनॉरिटीज कम्युनिटी एंड अदर अफेक्टेड माइनॉरिटी कम्युनिटीज, ये देखा गया कि उनके खिलाफ बढ़ा है। और ये भी देखा गया कि जो क्रैकडाउन है वो कई चीज़ों में हुआ है, जैसे कि आपके मीडिया हो, जब हम देखते हैं गोदी मीडिया एक वर्ड ही काफ़ी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, एकेडमिक्स हो, जैसे कि हम देखते हैं यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया हो, सिविल सोसाइटीज़ की अगर हम बात करते, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स, ये हम अच्छी तरह जानते कि अभी क्या हुआ था। प्रोटेस्टर्स की बात हो, प्रोटेस्टर्स भी ये हम अच्छी तरह जानते हैं कि कौन कौन से प्रोटेस्टर्स, इन्होंने कई सारी चीज़ें बोली गई है। एक तो ये था दिल्ली रॉयट्स का, उन्होंने बहुत इशू उठाया कि 50 लोग मारे गए थे ऑन डाटा। 50 में हालांकि मोस्टली उन्होंने मेंशन की कि मोस्टली मुस्लिम मारे गए थे, लेकिन मेरा मानना ये है कि मारे तो दोनों गए थे, लेकिन हाँ उनकी बात थोड़ी सी सही है कि मोस्टली मुस्लिम मारे गए। उसके बाद यह है कि अथॉरिटीज जो हैं वो क्रिमिनल चार्जेस अगेंस्ट जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, प्राइवेट सिटीजन्स एंड कॉलोनियल एरा सिडेंशन लॉ लगाया गया। और ये भी देखा गया कोविड-19 था, या फिर जो सिटीजनशिप का जो लॉ आया था उसमें अपोजिशन की परमिशन तो ली ही नहीं गई थी। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि जो इंटरनल माइग्रेशन है लॉकडाउन के वक्त वो बहुत हाई लेवल पे हुआ था, और उसके बाद भी जो पुलिस थी, या फिर पुलिस जितने भी ऑफिशियल थे, गवर्नमेंट फोर्सेस थी, वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी उनके साथ। और ये भी देखा गया था कि तबलीगी जमात के नाम पे जो इस्लामोफोबिया था वो हाई लेवल पे फैलाया गया। तो आखिरी इंसिडेंट उन्होंने जो उठाया वो ये कि बीजेपी लीडर्स जितने भी 1992 में मॉस्क डिमोलिशन में एक्यूज थे, उन सब के लिए स्पेशल कोर्ट बिठाई गई, और उस स्पेशल कोर्ट बिठाने के बाद ये उन सबको बाइज्जत बरी कर दिया। तो अब हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी कैटेगरीज थी जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने स्कोर दिया। पॉलिटिकल राइट्स की हम बात करते हैं, इलेक्टोरल प्रोसेस, इसमें इंडिया को मिले पूरे 4 पॉइंट, मतलब कि जो हमारा जो करंट हेड है गवर्नमेंट का वो फ्री और फेयर इलेक्शन से चुना गया। दूसरा जो है इसमें भी हमें पूरे मार्क्स मिले हैं, इसमें यह है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं एमपीज, क्या वो फ्री और फेयर इलेक्शन से चुने गए हैं। तीसरा जो है कि जो फ्रेमवर्क है, या फिर हम कहें इलेक्टोरल लॉज है, कि जो इलेक्शन होता है या फिर इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज है, क्या वो ढंग से काम करती है। अब बात करते हैं दूसरा, पॉलिटिकल प्लुरलाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन, क्या लोगों को ये अधिकार है कि वो अपनी खुद की पॉलिटिकल पार्टीज बना सकते हैं, या फिर किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को मान सकते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें भी हमें 4 में से 4 पॉइंट मिले। इफ देयर आर रियलिस्टिक अपॉर्चुनिटी फॉर द अपोजिशन टू इंक्रीज इट्स सपोर्ट और गेन पावर थ्रू इलेक्शन, आर द पीपल्स पॉलिटिकल चॉइसेस फ्री फ्रॉम डोमिनेशन बाय द फोर्सेस दैट आर एक्सटर्नल टू द पॉलिटिकल स्फीयर और द बाय पॉलिटिकल फोर्सेस दैट एम्प्लॉय एक्सटर्नल पॉलिटिकल मीन्स। इसमें हमें मिले 4 में से 3 नंबर। इसमें यह देखा गया कि बहुत से लोग जो पॉलिटिकल स्फीयर का पार्ट भी नहीं होते, वो भी कैसे इन्फ्लुएंस करते एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू, जिस वजह से जो लोकल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज होती है जिनको प्रॉब्लम आती है। इसमें बात की गई है कि जो वेरियस सेगमेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर रहते हैं, चाहे वो दूसरे रिलीजन के, दूसरे एथनिक ग्रुप के हो, दूसरी रेस के हो, दूसरे धर्म के हो, दूसरे जेंडर के हो, LGBT कम्युनिटी से आते हो या किसी और रिलेवेंट ग्रुप से, तो फिर क्या उनके पास पॉलिटिकल राइट्स और इलेक्टोरल अपॉर्चुनिटीज हैं उतनी। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो वॉस्ट देखने को मिला है। अगर हम बात करें वुमेन्स की पॉपुलेशन लगभग आधी होती है, लेकिन अगर हम बात करें
पार्लियामेंट के अंदर या पॉलिटिक्स के अंदर वुमेन की पॉपुलेशन आधी के 10% भी नहीं होती। मुस्लिम्स की जो टोटल पॉपुलेशन है वो 14% है, लेकिन उसके बावजूद भी जो 5% ही है मुस्लिम्स जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं। तीसरी सब कैटेगरीज है वो फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। 4 में से 4 नंबर मिले कि जो हमारा का इलेक्टेड हेड होता है या नेशनल रिप्रेजेंटेटिव होता है वो कोई भी पॉलिसीज अपनी मर्जी से लगा सकता है, उसका कोई विरोध नहीं करता। आर सेफ गार्ड अगेंस्ट ऑफिशियल करप्शन स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिवनेस। तो इधर हमारा जो स्कोर कार्ड है वो 2 है 4 में से। इसमें उन्होंने ये डिफाइन किया है कि आपको याद होगा नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आने से पहले जब कांग्रेस एक क्रैकडाउन को से गुजर रही थी, क्योंकि अन्ना हजारे का अनशन शुरू हो गया था लोकपाल के लिए। नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट चेंज हो गई, अन्ना हजारे अपने घर चले गए। हालांकि अन्ना हजारे जिस अनशन पे बैठे थे वो काम आज तक नहीं हुआ। लोकपाल का जिक्र किया गया था, लोकपाल कभी आया ही नहीं। 2019 में ये प्रस्तावित किया गया चलो लोकपाल बनाया जाता है, और फिर इंडिया को अपना मिला पहला लोकपाल जो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी एक्शन ले सके। लोकपाल को पावर दी ही नहीं गई कि वो किसी के खिलाफ एक्शन ले सके। अगला है जिसमें हमें 4 में से 3 नंबर मिले, डज द गवर्नमेंट ऑपरेट विथ ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी। तो इसमें मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन आपसे खुद पूछना चाहूँगा कि पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, क्या सरकार ने किसी से पूछा था या कोई डिस्कशन हुआ था? सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा है? कोई जवाब नहीं मिला। फार्म लॉस के पीछे किससे पूछा गया या किसी किसान से राय ली थी? कोई जवाब नहीं मिला। अब हम दूसरे मेजर कैटेगरीज की तरफ बढ़ते हैं, सिविल लिबर्टीज, जिसमें हमें कुछ कम नंबर मिले हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, इसमें हमें 2 नंबर मिले 4 में से। आर देयर फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया, इसमें उनका ये कहना है कि ये देखा गया है जो मीडिया का काम होता है गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछना है, और यही रीजन है कि मीडिया को चौथा पिलर बोला गया है। लेकिन एक वर्ड गोदी मीडिया अच्छी तरह डिफाइन करता है कि हम 2 नंबर पे क्यों हैं। आर इंडिविजुअल फ्री टू प्रैक्टिस एंड एक्सप्रेस देयर रिलीजियस फेथ और नॉन बिलीफ इन पब्लिक एंड प्राइवेट, जिसमें हमें मिले 2 नंबर 4 में से। और एक उन्होंने जो एग्जाम्पल दिया वो ये दिया गया कि 2012 से लेकर 2018 तक 120 से भी ज्यादा काउ रिलेटेड वायलेंस हुए हैं, जिसमें से 45 केसेस मॉब लिंचिंग के हुए हैं। इज देयर एकेडमिक फ्रीडम एंड इज द एजुकेशन सिस्टम फ्री फ्रॉम एक्सटेंसिव पॉलिटिकल इंडोक्ट्रिनेशन, इसमें भी हमें 2 नंबर मिले 4 में से। इसका मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, जेएनयू एंड जामिया। ये हमने देखा है कि जो स्टूडेंट्स के प्रति वायलेंस है वो कितनी बड़ी है। आर इंडिविजुअल फ्री टू एक्सप्रेस देयर पर्सनल व्यूज ऑन पॉलिटिकल और अदर सेंसिटिव टॉपिक्स विदाउट फियर ऑफ सर्विलेंस एंड रिट्रीब्यूशन, इसमें हमें मिले 3 नंबर 4 में से। इसमें उन्होंने ये कहा कि कई सारी जो चीजें होती है कि कोई कुछ बोलता भी नहीं है, सिर्फ एक सड़क पे बैठा है उसके खिलाफ, क्योंकि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, प्रोटेस्ट कर रहा है, तो उसके खिलाफ केस कर लो। लेकिन जो ओपनली लॉ इन्फोर्समेंट या फिर हम कहें जो गवर्नमेंट में बैठा उसके खिलाफ कोई केस नहीं होता, कहने को वो इतना बड़ा मिनिस्टर होता है और अभद्र भाषा का यूज करता है। इसमें जो इन्होंने मुद्दा उठाया वो सीए प्रोटेस्ट का दिखाया और उसको हाईलाइट किया गया है। 5वीं जो कैटेगरी है वो एसोसिएशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल राइट्स इज द फ्रीडम ऑफ असेंबली। तो इसमें हमें मिले 2 नंबर 4 में से। क्या किसी नए कानून के विरोध में अगर कोई प्रोटेस्ट करना चाहे, एक असेंबली लगाना चाहे किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो क्या उसकी इजाजत है? शाहीन बाग ही नहीं, इस वक्त फार्मर प्रोटेस्ट भी हो रहा है और ऐसे डिफरेंट प्रोटेस्ट हुए हैं कई सारी जगहों पे, लेकिन इस टाइम काफी सप्रेशन देखने को मिला है, जिसकी वजह से जो फ्रीडम ऑफ असेंबली है वो कम हुई है। क्योंकि ऐसी अगर कोई असेंबली पब्लिक प्रॉपर्टीज पे की जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन ही नहीं लिया जाता, बल्कि यूएपीए और एनएसए का कानून भी लगा दिया जाता है। इज देयर फ्रीडम फॉर नॉन ऑर्गेनाइजेशनल ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली दोज दैट आर इंगेज्ड इन ह्यूमन राइट्स एंड गवर्नेंस रिलेटेड वर्क, इसमें हमें 2 में से 4 नंबर मिले हैं। लेकिन इसका मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल सिर्फ एक ही बोलना चाहूंगा, एमनेस्टी इंटरनेशनल। इज देयर फ्रीडम फॉर ट्रेड यूनियंस एंड सिमिलर प्रोफेशनल और लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हमें 3 में से 4 नंबर मिले। छठी जो कैटेगरी है वो है रूल ऑफ लॉ।
इज देयर अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, 2 नंबर मिले हैं 4 में से। ये देखा गया कि जो लॉ भी है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए अच्छे से काम करता है, फिर एक लेवल बना दिया गया अदर बैकवर्ड क्लासेस, उसके बाद एक और लेवल बना दिया गया SC ST एंड दलित, उसके बाद एक और लेवल बना दिया गया मुस्लिम्स एंड अदर अफेक्टिंग माइनॉरिटी। ये भी देखा गया कि हमारे देश में LGBTQ के एक प्रोटेक्शन लॉ होने के बावजूद भी, ये सब लीगलाइज होने के बाद भी जो वायलेंस और हैरेसमेंट है वो बढ़ रही है। अगली कैटेगरी जो है वो पर्सनल ऑटोनॉमी एंड इंडिविजुअल राइट्स की बात है। Do individuals enjoy freedom of movement, including the ability to change their place of residence, employment or education? स्कोर कार्ड है वो 2 है 4 में से। अब जैसे कि कोई भी बंदा किसी और स्टेट में जाके या फिर किसी और पार्ट या किसी और डिवीजन ऑफ इंडिया में जाके साउथ का नॉर्थ में जाए या नॉर्थ का साउथ में जाए, तो ये ऑब्वियस सी बात है वो रेसिज्म की भाषा फेस करता है। चाहे उसे रेजिडेंस हो उसके आसपास के लोग जहाँ पे वो रहता है, चाहे एम्प्लॉयमेंट हो जहाँ पे वो जॉब करता है उसकी रेस का कोई भी बंदा नहीं हो, या फिर जो एजुकेशन हो जहाँ पे वो पढ़ाई करने जाता है अब्रॉड वगैरह, वो रेसिज्म फेस करता है। उसके बाद बात करते हैं, आर इंडिविजुअल एबल टू एक्सरसाइज द राइट टू ओन प्रॉपर्टी एंड एस्टैब्लिश प्राइवेट बिजनेस विदाउट अनड्यू इंटरफेरेंस फ्रॉम द स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स। इसमें हमें मिले 3 स्कोर 4 में से। नॉर्मल है कि आज की डेट में अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, ईज ऑफ बिजनेस इतनी सारी चीज़ें गवर्नमेंट लाती गई जिसकी वजह से और कठिन होता गया, और आज भी अगर आपको अपनी दुकान खोल ली है तो आपको उधर के लोकल नेता से बना के चलना पड़े। कई राज्य जिनमें आज भी एक कानून है कि ट्राइबल लैंड जो है वो नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को या नॉन ट्राइबल ग्रुप्स को आप बेच नहीं सकते। पर हम बात करते हैं मुस्लिम या हिंदूज़ की। मुस्लिम हिंदूज़ में ये हमने देखा कि जो वुमेन्स का पर्सनल लीगल स्टेटस था सोसाइटी के अंदर, वो आज भी कानून के आने से चेंज नहीं हुआ है। आज भी उन्होंने ये कहा कि जो प्रॉपर्टी राइट्स है और जो इनहेरिटेंस राइट्स है वो वुमेन्स के पास नहीं है, कहने को इसका कानून है, फिर भी सोसाइटी उसे डिनाई करती है। टू इंडिविजुअल एंजॉय पर्सनल सोशल फ्रीडम्स इंक्लूडिंग चॉइस ऑफ मैरिज पार्टनर एंड साइज ऑफ फैमिली, प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एंड कंट्रोल ओवर अपीयरेंस। इसमें हमारा जो स्कोर कार्ड है वो 2 है 4 में से। इसमें जो कई सारी चीज़ें एक साथ बोली गई है, एक तो ये डू फैमिली एंजॉय पर्सनल सोशल फ्रीडम। ये देखा गया है कि जब भी जो कपल होता है वो एक बाय रेशियल होता है या फिर इंटर कास्ट या इंटर कम्युनिटीज से आता है, तो ये देखने को मिला है कि जो सोसाइटी वो एक्सेप्ट नहीं करती है लीगली। एक अकॉर्डिंग टू सम डाटा एंड सम एनालिसिस ये बोलते हैं कि हमारे देश में जो 5% रिलेशनशिप होते हैं वो इंटर रेशियल या इंटर कम्युनिटीज होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अलाउ नहीं किया जाता। पैट्रियार्ची की वजह से ये देखा गया है कि जब भी जो मेल पार्टनर होता है वो किसी लोअर कास्ट कम्युनिटी या फिर किसी एक पर्टिकुलर माइनॉरिटी रिलीजन से आता है तो उसे फेस करना पड़ता है, और जिसका जो रिजल्ट है वो ऑनर किलिंग ज़्यादातर देखने को मिलती है। उसके साथ साथ साइज ऑफ द फैमिली, हमारे देश में कई साल हो गए, कई दशक हो गए जिस कानून आया था हम दो हमारे दो, लेकिन उसके बाद भी फैमिली प्लानिंग जैसी कोई चीज़ नहीं है। प्रोटेक्शन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, अब इन चीज़ों में हम जो है एक डिटेल में बात करना चाहेंगे कि जैसे कि हम एग्जांपल देते लव जिहाद। अब लव जिहाद एक क्राइटेरिया बनाया गया जिसके प्रति कोई नेशनल कानून नहीं बना, लेकिन स्टेट ने पर्टिकुलर स्टेट से अपने अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग कानून बनाते चली गई। एक एग्जाम्पल देते हो कि ऐसा होता है, लेकिन अगर हम बात करें जैसे मैंने अभी आपको पता कि सिर्फ 5% ही केस होते हैं जो इंटर कास्ट या इंटर कम्युनिटीज़ के होते हैं। बाकी उसमें भी ये देखा गया कि एक अच्छा खासा अमाउंट है जो ये बोलता है कि हाँ भाई घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, और जो एक अच्छी खासी परसेंटेज है जो मेल ये एक्सेप्ट करते हैं पब्लिकली कि हाँ भाई उन्होंने डोमेस्टिकली अब्यूज़ किया है अपने पार्टनर को, लेकिन इन सब चीज़ों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। एंड में सेटलमेंट पे बात आती है। हाल ही में अगर आपने एक केस सुना हो तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज है ये ऑफर देता है एक विक्टिम को, एक रेप विक्टिम को, कि क्या आप एक अपने अक्यूज्ड के साथ शादी करोगे। डू इंडिविजुअल एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। तो इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि ये सभी जानते हैं। अगर आपके चचा विधायक हैं तो आपका बिजनेस कैसा होगा, और एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हो हमारे होम मिनिस्टर का लड़के की जो कंपनी है उसमें कितनी ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे की, इफ़ यू आर अ नो वन यू हैव नो टर्म्स एंड कंडीशन, तो आप जानते हो आपका बिजनेस कैसा होगा। आई होप आप सारी कैटेगरी समझ गए होंगे।
मैं ढंग से समझा पाया हूँ या नहीं समझा पाया हूँ। हमारा जो स्कोर कार्ड है वो 67 हो गया। हमारा देश अब एक फ्री कंट्री का स्टेटस खो चुका और एक पार्शियली फ्री कंट्री बन के रह गया है। तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाय बाय।